नमस्कार दोस्तों। G20 की अध्यक्षता इस बार भारत को प्राप्त हुई और उसी वजह से भारत ने G20 परिषद को होस्ट भी किया। 9 और 10 सितंबर को जो दिल्ली में कार्यक्रम हुआ, उसके पश्चात भारत ने क्या क्या प्राप्त किया और हमारी क्या क्या उपलब्धियां रही, यही बताने के लिए मैंने ये आज का वीडियो बनाया है। तो अगर हम बात करते हैं पहले मुद्दे की, तो जब से भारत G20 का अध्यक्ष बना है, तब से नरेंद्र मोदी जी की ये चाहत थी कि अफ्रीकन यूनियन को भी G20 का एक परमानेंट सदस्य बनाया जाए और उस दिशा में उन्होंने प्रयास भी किया। उन्होंने सारे G20 के देशों को चिट्ठी लिख के अफ्रीकन यूनियन को G20 का सदस्य बनाने की बात कही और G20 परिषद के दरमियान इस मुद्दे को उठा के उसके ऊपर विचार विमर्श करके सारे देशों से इसको सम्मति मिल गई और G20 में अफ्रीकन यूनियन को भी शामिल किया गया। अब ये वैसे तो बहुत बड़ी बात है अफ्रीका खंड के लिए, क्योंकि उनके पूरे 55 देशों का रिप्रेजेंटेटिव ये अफ्रीकन यूनियन है और इसका G20 में शामिल होना, इसका मतलब है कि इससे पश्चात जो भी निर्णय G20 में लिए जाएंगे उसमें अफ्रीका को भी कंसीडर किया जाएगा, उनके देशों को भी कंसीडर किया जाएगा। जब भारत ने इस मुद्दे को उठाया तो सबसे पहले रशिया और चाइना, ये दो देश थे जिन्होंने इसको सम्मति दी और अफ्रीकन यूनियन को मेंबर बनाने की बात का समर्थन किया। भारत ने जो ये कदम उठाया है, उससे भारत का अफ्रीकन देशों के बीच में एक महत्व बढ़ेगा और उसके अलावा हमारे जो मैत्रीपूर्ण संबंध इन देशों के साथ बने हैं वो और भी ज्यादा मजबूत होंगे। जैसे भारत ने अफ्रीकन यूनियन को सदस्य बनाने का मुद्दा उठाया, उसी प्रकार के अन्य मुद्दों के लिए सारे जो प्रगतिशील देश हैं वो भारत की तरफ देखने लगे हैं और इसीलिए भारत को ग्लोबल साउथ का लीडर माना जाता है। अगर हम ज्योग्राफिकली बात करते हैं तो ग्लोबल साउथ में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे प्रगत देश भी आते हैं। तो ये जो टर्म है ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ, ये ज्योग्राफी के बेसिस पे नहीं बनाया गया है। तो ये जो टर्म है, इसमें ग्लोबल नॉर्थ उन देशों को कहा जाता है जो प्रगत देश है और ग्लोबल साउथ उन देशों को कहा जाता है जो प्रगतिशील देश है, जो अभी प्रगत बनने जा रहे हैं। तो उन देशों का भारत लीडर बन चुका है और वो सारे देश भारत की तरफ एक लीडर के तौर पे देखते हैं आज की तारीख में। अगर बात करें यहाँ पे दूसरे मुद्दे की, तो एक मेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात हो रही है। इस प्रोजेक्ट के अंदर भारत, मिडिल ईस्ट और यूरोप, इन प्रदेशों को एक साथ जोड़ने के लिए या तो कोई रेलवेज या तो कोई रोड बनाया जा सकता है, जिसके थ्रू जो भी हमारा ट्रांसपोर्टेशन आज की तारीख में है, जो एनर्जी से रिलेटेड हो या तो बिजनेस से रिलेटेड हो, उसमें और भी वृद्धि होगी और वो आसान तरीका बन जाएगा ट्रांसपोर्टेशन के लिए इन देशों के दरमियान। अगर हम बात करते हैं कि कौन से देश इस प्रोजेक्ट के अंदर आते हैं, तो उसमें है भारत, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स जो यूएई है, फिर आता है सऊदी अरेबिया, पूरा यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, इटली और जर्मनी। उसके साथ साथ यूनाइटेड स्टेट्स को भी इस प्रोग्राम का मेंबर बनाया गया है। अभी इस प्रोग्राम के तहत ही एक PGII नाम का प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है, जिसका मतलब है पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्ट्रूमेंट। तो अभी ये जो प्रोग्राम रन किया जाएगा, इसी के थ्रू जो भी रोड बनने हैं, रेल बनने हैं या कोई और ट्रांसपोर्टेशन के तरीके बनने हैं, जो है वो इसी प्रोग्राम के अंडर PGII के अंडर बनेंगे। अगर हम बात करते हैं तीसरे मुद्दे की, जो मुझे बहुत महत्वपूर्ण भी लगता है इस G20 परिषद के नजरिए से, जो था कि यूक्रेन और रशिया के वॉर का मुद्दा जो है, उसको भारत ने ज्यादा लाइमलाइट में नहीं आने दिया, क्योंकि रशिया एक हमारा एलाय है, एक मित्र पक्ष है। तो रशिया के खिलाफ कोई भी स्टेटमेंट देने से भारत इस G20 परिषद में बचना चाहता था और हमने उसको उसी पॉलिटिकल तरीके से हैंडल करके बाकी देशों को भी ये कंसेंट दिया कि हम पूरे विश्व में शांति चाहते हैं। हम रशिया से बात करते हैं कि आप शांतिपूर्व तरीके से यूक्रेन का मुद्दा जो है उसको निपटाएं और आप युद्ध ना करें। ये भारत का हमेशा से स्टैंड रहा है और इसमें भारत ने रशिया को क्रिटिसाइज भी नहीं किया है G20 परिषद के दरमियान। सो भारत से रशिया भी खुश है, बाकी देशों को भी भारत का कंसेंट मिल गया है। तो
तो इस मुद्दे को पॉलिटिकली बहुत अच्छी तरीके से भारत ने हैंडल किया है और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी जीत है एक्चुअली, कि ये मुद्दा अगर चर्चा में बहुत आता तो भारत उसमें बैकफुट पे जा सकता था, क्योंकि रशिया को ओपनली क्रिटिसाइज भारत जनरली नहीं करता है। रशिया एक हमारा एलाय है, एक हमारा मित्र राष्ट्र है, तो इसीलिए हम कोई भी टिप्पणी रशिया के ऊपर गलत तरीके से करने से हमेशा बचना चाहेंगे, और वो सक्सेसफुली भारत ने इस G20 परिषद के दरमियान करके दिखाया है। उसके बाद बात हुई कि हम एनर्जी को कैसे रीयूज कर सकते हैं, रीयूजेबल एनर्जी जनरेट कैसे कर सकते हैं पूरी दुनिया में, ताकि जो भी पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत हैं उनको बचाया कैसे जा सकता है, इसके बारे में बात हुई। पेट्रोल के अंदर 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग भारत जो कर रहा है, वही प्रकल्प भारत ने सारे देशों के सामने रखा और भारत ने सारे देशों से ये आह्वान किया कि आप भी ये पेट्रोल और डीजल में 20% तक इथेनॉल ब्लेंडिंग अगर करते हैं तो पूरे दुनिया में पेट्रोल और डीजल की जो डिमांड है वो कुछ नहीं तो कुछ कम हो ही जाएगी और उससे सारे देशों को जरूर फायदा होगा। अगर हम बात करें सिर्फ इकोनॉमिक ईयर 2022 की, तो उस दरमियान जो भी इथेनॉल ब्लेंडिंग भारत ने पेट्रोलियम में की है उससे लगभग 56,000 करोड़ का भारत को फायदा हुआ है। और अगर हम बात करते हैं इथेनॉल ब्लेंडिंग की, तो इसमें जरूरी है या तो गन्ना या तो फिर अनाज या फिर चावल, जिनके थ्रू हम इथेनॉल बना के उसको पेट्रोलियम में ब्लेंड कर सकते हैं। उसके अलावा भारत ने अपने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो कि यूपीआई है उसको भी प्रमोट किया है बाकी देशों में। जैसे यूपीआई का उपयोग बाकी देश भी करें, बाकी देश भी टोकनाइजेशन पेमेंट को सपोर्ट करें। भारत में आज के तारीख में पेमेंट करना इतना आसान हो गया है कि हम सिंपली एक क्यूआर कोड को स्कैन करके या किसी के मोबाइल नंबर पे या किसी के ईमेल एड्रेस या फिर एक वीपीए पे सीधा पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर उनको पेमेंट की रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं। तो यूपीआई को भारत ने जो है वो अन्य देशों के सामने प्रेजेंट किया। हमने जो एक टेक्नोलॉजी बनाई है जो बहुत ही प्रगल्भ है, जो बाकी देशों के पास अभी तक नहीं है, तो हमने उसका भी प्रचार किया और भारत को उसमें भी यश आया है, क्योंकि भारत छोड़ के अन्य देशों में भी यूपीआई को यूज किया जाता है और बाकी देश भी जैसे अफ्रीकन देश हैं वो भी इसके बारे में सोच रहे हैं कि हम यूपीआई को उनके यहाँ पे इंटीग्रेट करें। और एक महत्वपूर्ण मुद्दा जिसके ऊपर बात हुई इस परिषद में वो था कि जो वर्ल्ड बैंक है और आईएमएफ है उनकी तरफ से छोटे देश जो कि बिल्कुल ही प्रताड़ित हैं, जो पीछे हैं, उनको कैसे मदद की जा सकती है, उनको कैसे ऊपर लाया जा सकता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हमने देखे कि भारत ने इस परिषद को होस्ट करके कैसे अपने लिए बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त की है और भारत कैसे एक वर्ल्ड लीडर बन के सामने आ रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को और इस वीडियो को शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।